ये तो मेरी वाली थीम पे जा रही है। जिंदगी एकदम टॉप क्लास। फिर चाहे प्रिंटर लेना है कौन सा ले, एचपी ले लो, अच्छा है। आंख बंद करके एचपी ले लीजिए, बढ़िया है। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। तुम्हारे लिए लिमिटेशंस, बाउंडेशंस, इन वर्ड कैसे चुकाओगे? 40 पैसे का पड़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं मिलूंगा आपसे यार, केवल कॉफी थोड़ी। मैं आपको या तो मैकडी लेके जाऊंगा, पिज्जा हट लेके जाऊंगा, कहीं पर भी। मैं दिल्ली में मीट मुझे रखना था न्यू ईयर पे। मैं देखता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार कोविड की वजह से इतनी प्रॉब्लम चल रही है। मेरा खुद का चालान कट गया इधर में एक दिन। ये देखिए निखिल पांडे हैं, ये केएफसी जाएंगे। इनका आलम मेरे जैसा हो जाएगा। लाओ जरा पिताजी से बात करूं, केएफसी ले जाऊं। निखिल पांडे, आप तो कानपुर से है ना? इस बार कानपुर आता हूँ तब आपके साथ चलेंगे केएफसी। कहीं कोई मेरा घर वाला तो नहीं देख रहा है? डायलॉग, डायलॉग तो आज बस वही है। डायलॉग ऑफ द डे, सुल्तान है। वो लोग अभी डाउट पूछ सकते हैं जुडिशरी से रिलेटेड। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक आपसे बातें कर रहा हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को भी कल की क्लास के ऊपर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए जल्दी से। चैनल का नेम है ऐसे नहीं मिलेगा। पुराने वाले चैनल पे जाइए, वहां पर कल मैंने वीडियो अनाउंस किया है, तो बस उसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम से भी मिल जाएगा आपको। सर हिस्ट्री की क्लास लेनी थी। हिस्ट्री की क्लास बेटा आज से देखो 3 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आज 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाली क्लास जो हमारी 3 बजे डेली चल रही थी, वो आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अब से वो डेली 12 बजे हुआ करेगी इसी टाइम। देखा आपने? तो ये जो 3 बजे वाला स्टार्ट हो रहा है, वहां पर मैं एनसीएंट ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से आ जाना, जिसको भी एनसीएंट पढ़नी हो या हिस्ट्री फिर से पढ़नी हो। आप लोगों का इस बैच में वैसे भी एनसीएंट नहीं हुआ है, स्पेशली आप लोगों के लिए ही वो मैंने लॉन्च किया है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं कैसे भी पढ़ाऊंगा, चाहे मैं अलग से लॉन्च करूँ। उसके लिए जाके उसको रजिस्टर कर लो। मेरे प्रोफाइल में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक। अरे एनटीपीसी अभी अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, उससे पहले ला दूंगा, हमेशा लेकर आता हूँ। और पूरे करा दूंगा, मैं 1 साल के करा दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लो। ठीक है, पूरे करंट अफेयर करा दूंगा 1 साल के। अनाउंसमेंट तो होने दो भाई। पॉलिटी के बाद एनसीएंट, जी हाँ। फिर अब इसमें नहीं कराऊंगा ना एनसीएंट, इसी वजह से तो वो कोर्स मैंने अलग से लॉन्च कर दिया है। तो 3 बजे अभी क्लास में आ जाइएगा, और अब से डेली 3 बजे जुडिशरी। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा। ये देखिए नूर ने शेयर कर दिया है, यूट्यूब चैनल का लिंक है यहाँ पर। आप सभी लोग इस पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आ जाइए इधर। हाँ, तो कल मैंने आपको बताया था कि रिट हमारी 5 तरीके की होती है। इस पर मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे, सारी चीजें बताया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? ब्रिंग द बॉडी। क्या मतलब होता है? ब्रिंग द बॉडी विद इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या जज के सामने प्रस्तुत करना होगा पुलिस को। नेक्स्ट है परमादेश रिट, जिसको बोलते हैं मैंडमस। इसका मतलब होता है टू डू योर ड्यूटी। ये तब जारी करी जाती है जुडिशरी के द्वारा जब कोई सरकारी कार्यालय या फिर सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। उस केस में जुडिशरी उसको बोलती है कि आपको ये कार्य करना होगा, मतलब ये आपका कार्य है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अदरवाइज जुडिशरी की तरफ से आप सजा के हकदार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिषेध रेट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तब जारी किया जाता है अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, जब कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है। उस केस में अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिशन देती है, और इस बात को इंडिकेट करती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य ना करें, आप लिमिट में ही रहकर कार्य करें। नेक्स्ट है रेट ऑफ सर्टेरी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की इन्फो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है। और इसमें ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपके पास पेंडिंग केसेस की अधिकता है, आप उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे केसेस जो कि हमारी केस को डिजर्व करते हैं, ऐसे केसेस आप हमें ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट मैंने आपको बताया था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यू वारंटो। इसको अधिकार परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। क्यू वारंटो तब जारी किया जाता है जब कोई पर्सन किसी पब्लिक पोस्ट को धारण करता है, या किसी पब्लिक पोस्ट पर बैठा होता है जिसके वो योग्य ना हो, जिसके लिए वो डिजर्व ना करता हो। उस केस में जुडिशरी के द्वारा उसको अधिकार प्रच्छा जारी कर दिया जाता है, मतलब क्यू वारंटो उसके खिलाफ जारी कर दिया जाता है। और इसका मेन मकसद ये होता है उस व्यक्ति से ये कहना जुडिशरी का कि आप तुरंत प्रभाव से इस पोस्ट को खाली कर दीजिए जिसके आप योग्य नहीं हो। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? या फिर कई बार इस पर पता है कारण बताओ नोटिस भी दिया जाता है। अब इसमें एक चीज मैं आपको नहीं बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे मान लो
आप ऐसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि यूपीएससी चलिए यूपीएससी नहीं, आप मान लो इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन जो होता है, जैसे कि इस टाइम पर सुनील अरोड़ा हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 साल टाइम पीरियड होता है, ठीक है? और रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 साल रिटायरमेंट एज होती है। कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है ये? अब इस केस में मान लो कि आज की डेट में सुनील अरोड़ा रिजाइन कर देते हैं और गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक कोई सीनियर आईएएस अधिकारी है जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है इलेक्शन कमीशन के बारे में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें, ठीक है? तो उस केस में यार जब सोचो कि यार विंडो के पास बैठ जाओ, उस टाइम पर मेरे डॉगीज भौंकने लगते हैं। मुझे कर्टेन डालने ही पड़ते हैं और ये मेरा बेस्ट प्लेस है। बाहर देखता रहता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरी बात को समझना, क्यू वारंटो इस केस में भी जारी किया जाएगा। मान लो कि सुनील अरोड़ा आज को रिजाइन कर देते हैं और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बचता है कि गवर्नमेंट बुलेट निकल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि गवर्नमेंट उस टाइम पर तुरंत किसी एक डिजर्विंग कैंडिडेट को वहां पर अपॉइंट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट को एक कोई ऐसा ऑफिसर दिख रहा है, आईएएस ऑफिसर, जो कि बहुत ज्यादा डिजर्विंग है और ईसी की नॉलेज रखता है, लेकिन उसकी एज मान लीजिए 67 साल हो गई है, वो रिटायर्ड है। इस केस में गवर्नमेंट एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट उसे कर सकती है स्पेशल प्रावधान के तहत। तो यहां पर ध्यान रखिए, जुडिशरी गवर्नमेंट को क्यू वारंटो दे सकती है, लेकिन ये क्यू वारंटो ये नहीं होगा कि उसकी पोस्ट खाली करा दीजिए, नहीं। जुडिशरी इस क्यू वारंटो के तहत एक कॉज नोटिस देगी, कारण बताओ नोटिस देगी कि आप हमें कारण बताइए कि ऐसी क्या मैंडेट सिचुएशन आ गई थी कि जिस केस में आपने क्या किया कि 65 साल तक की रिटायरमेंट एज है और उसके बाद के भी व्यक्ति को आपने अपॉइंट कर दिया। बात आ गई समझ? क्या कहने का मतलब है यहाँ पर? तो ये दोनों केसों पर जारी करी जाती है। एक या तो किसी पब्लिक पोस्ट को कोई धारण करता है इलीगली, उस केस में तो उसको पोस्ट छोड़नी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? दूसरा इस केस में जब कोई स्पेशल प्रोविजन के तहत बियॉन्ड ऑफ लिमिट जाके काम किया जाता है या बियॉन्ड ऑफ जो प्रोविजंस हैं उनके आगे जाकर काम किया जाता है, उस केस में भी कारण बताओ नोटिस दिया जाता है क्यू वारंटो के तहत। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है? तो उस टाइम पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं जुडिशरी के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट? समन और वारंट में डिफरेंस क्या होता है? समन और वारंट। वारंट आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा, समन नहीं सुना होगा, ठीक है? या समन जानते भी होंगे कुछ लोग। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट। सर ईसी रिजाइन करेगा और न्यू जूरिस्ट पर्सन आएगा तो वो भी 6 साल के लिए होगा या टेम्परेरी होगा? वो भी 6 साल के लिए ही होगा। जनरली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ऐसा ईसी में नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन और भी भारत में कितने सारे विभाग हैं, वहां पर ऐसा कई बार हो जाता है। उस केस में मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं किसी छोटे डिपार्टमेंट का नाम लेता तो आपको समझ नहीं आता। इस वजह से मैंने ईसी का एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ईसी में ऐसा हुआ नहीं है कभी आज तक, ना होता ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में यार सीधी सी बात है, हमें पता है कि अगर सुनील अरोड़ा रिजाइन करेंगे तो इस टाइम पर या तो राजीव कुमार हैं या तो सुशील चंद्र हैं। उन दोनों में से कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा क्योंकि वही दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं इस टाइम पे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सारी चीजें सुव्यवस्थित रहती हैं, आराम से चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं आती इसमें। 6 साल से पहले एज पूरा हो जाए, देखो उस पे दिमाग मत लगाओ, अगला टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही है, ठीक है? परेशान ना हो, अभी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दूंगा। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट। समन का मतलब एक तरीके से सिंपल कॉल अप होता है। क्या होता है? कॉल अप होता है सिंपल। अगर जुडिशरी ने किसी को समन भेजा है तो इसका मतलब ये है कि जुडिशरी ये चाहती है कि अरे चेतावनी नहीं है भाई, सुन तो लो। जुडिशरी ये चाहती है कि आप जुडिशरी के पास आए। बात आ रही है समझ? कॉल अप है, सिर्फ एक तरीके से आपको सिंपली बुलाया जा रहा है। हिंदी में बोले तो आपको बुलावा भेजा गया है जुडिशरी की तरफ से कि जुडिशरी ये चाहती है कि आप उसके सामने प्रस्तुत हो जाएं। जब भी आपको समन भेजा जाएगा तो समन में उस व्यक्ति का नाम होता है, उस व्यक्ति का एड्रेस होता है और कारण होता है। जुडिशरी बाकायदा लिखेगी, ठीक है, कि आपको इस कारण के तहत बुलाया जा रहा है और साथ में डेट होता है और टाइम होता है।
बात आ गई समझ? ओके, क्लियर? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि समन अगर आपको भेज दिया गया तो आपकी गिरफ्तारी होने वाली है। इसका मतलब 0% भी ऐसा नहीं है। समन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बुलावा होता है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि सोसाइटी में कोई क्रिमिनल केस हो गया। अब उस केस में मान लीजिए आप विक्टिम हो। वो जब केस जुडिशरी पहुंचा तो उस केस से जुड़े हुए जितने भी 12-15 लोग थे, उसमें से 8 से 10 लोगों ने आपका नाम ले दिया। मान लीजिए हरमन का नाम ले दिया कि हरमन उस दिन सोसाइटी से जा रहा था। जज साहब आप हरमन से पूछ लो। फिर दूसरा आया वो भी कह रहा हरमन जा रहा था उस दिन अपनी साइकिल से, इससे पूछ लो। हरमन आपको सच्चाई बता दे। अब जब जज साहब भी लगातार 8 से 10 बार सुन चुके हैं कि यार हरमन जा रहा था, हरमन जा रहा था, तो वो कहेंगे यार हरमन यार कौन-सी चिड़िया का नाम है, जनाब हरमन को बुला ही लिया जाए, हरमन से ही पूछ लिया जाए भैया। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? मतलब कहने का कि अगर हरमन वहाँ पर प्रस्तुत हो जाएँगे, तो वो केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? ये वहाँ पर विटनेस बन जाएँगे। तो इनको क्या भेजा जाएगा? इनको समन भेजा जाएगा। बात आ रही है समझ? जैसे कि अभी आपने देखा कि यार ये ड्रग्स वगैरह वाला केस चल रहा है बॉलीवुड का, तो आप देख रहे हो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को समन भेज दिए। वो इस वजह से भेज दिए कि भैया एक सेलिब्रिटी जा रहा है, वो दूसरे का नाम ले देता है, तो वो कहते हैं अब इसको भी बुला लो। फिर जाता है दूसरा, वो तीसरे का नाम ले देता है, वो कहते हैं इसको भी बुला लो। तो जितनों के नाम आते जा रहे हैं उनको सबको समन भेज दिया जाता है। लेकिन हर समन भेजने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी तो नहीं हो गई। जैसे देखो रणवीर और दीपिका पादुकोण इन दोनों को गोवा से बुला लिया था, समन भेजा गया था, इन्हें गोवा से जाना पड़ा था, ठीक है? तो उस केस में ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इंक्वायरी, ठीक है? अब देखिए, यहां पर ध्यान रखना, एक चीज और, मैंने अभी आपको क्या बोला कि समन जो होगा इसमें पार्टी का नाम होता है, इसमें कॉज़ होता है और तीसरी चीज़ डेट और टाइम होता है। जुडिशरी जब भी आपको समन भेजेगी तो उसमें डेट और टाइम ज़रूर लिखेगी कि इस दिन को मतलब इस तारीख को इतने बजे आपको प्रस्तुत होना है कोर्ट में। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए जुडिशरी ने आपको समन भेजा और आप नहीं गए उस दिन। जुडिशरी ने बोला कि भैया 2 तारीख को सुबह 10 बजे आ जाना, आप नहीं गए। ये देखो, ये पगला कह रहा है तुरंत वारंट निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जुडिशरी आपसे कतई बुरा नहीं मानने वाली, ठीक है? वहाँ पर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपसे बुरा मानेंगे। उनको देखो आपसे कोई रिलेशन नहीं चलाना, वो आपके चाचा, ताऊ या फूफा नहीं लगते हैं, जो आपसे गुस्सा हो जाएँगे कि हमने बुलाया था तुम आए नहीं उस दिन, ऐसा नहीं है, ठीक है? सिंपली समन पर ना जाने पर समन बार्ड हो जाता है। ये समन बाय डिफ़ॉल्ट कैंसल हो जाएगा। समझ गए बात को? उसके बाद पता लगा हियरिंग होगी और उस टाइम पर मान लो जज साहब कहते हैं, "हाँ यार, हरमन को बुलाया था, हरमन कहाँ है?" पता लगा हरमन तो आया नहीं। तो जज साहब क्या करेंगे? जज साहब फिर उससे पार्टी से पूछेंगे सबसे कि भई हरमन तो आया नहीं, अब बताइए क्या करना है? आपके केस में हमें विटनेस तो मिल नहीं रहा। भाई एक बात बताइए, आप हरमन को बाध्य थोड़ी कर सकते हो। हरमन को बाध्य थोड़ी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, ये हरमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ सिविलियन ऑफ इंडिया कि इस तरीके के जो भी केसेज़ हैं या फिर जब भी पुलिस कॉल अप करे या जुडिशरी कॉल अप करे, तो आप हमेशा कोऑर्डिनेट करें उनके साथ, कोऑपरेट करें आप उनके साथ, वरना आपके नागरिक होने का मतलब क्या है यार? आप तो फिर आँख में पट्टी बाँध के घूम रहे हो, फिर क्या मतलब है? लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, उन्हें खुद के लिए भी डर लगता है, उन्हें लगता है यार कौन फँसे इन सब चीज़ों में, यार खुद को बचाओ यार बस, ठीक है ना? क्योंकि यार केस ही ऐसा हो जाता है यार कि जो चक्कर काटता है फिर वो चक्कर ही काटता रह जाता है, ये कंडीशन हो जाती है। इस वजह से लोग ऐसा करते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा जितना ज़्यादा हो सके उतना कोऑपरेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, सपोज़ ये नहीं गए, तो उस केस में जज साहब पूछेंगे भैया कि देखिए पार्टी आपके आपने जिनका नाम लिया उनको तो हमने समन से कॉल अप किया था, वो तो आए नहीं। अब बताइए क्या करना है? अब पार्टी कहेगी सर एकमात्र रास्ता ही हरमन है। हरमन ने ही देखा था और मैं क्या बताऊँ? तो वो जज साहब आपको बोलेंगे कि भैया एक काम करते हैं, हम फिर से समन भेज देते हैं। ठीक है? लेकिन आप एक काम करिए कि एक बार आप पार्टी से खुद मुलाकात करके बोल दीजिए। अब इस केस में क्या है, इन्होंने फिर से समन भेजा, हरमन को सिंपली समन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये फिर से जाएँ या ना जाएँ, ठीक है? समस्या वो नहीं है। लगातार मान लीजिए अब समन पे समन भेजा जा रहा है। इसका मतलब अब आप समझिए कि सिचुएशन गंभीर होती चली जा रही है। क्लियर?
जुडिशरी को बिल्कुल शौक नहीं है आपको अपने पास बुलाने का, ध्यान रखिए। लेकिन अगर जुडिशरी आपको समन लगातार भेज रही है, इसका मतलब सिचुएशन गंभीर अब हो रही है। एक बात बताइए, अगर किसी के घर चोरी हो जाती है और आपने देखा, वो केस मान लो वहां पहुंच गया और आपने देखा था कि इतने के इतने बीच में कोई तो आया था, लेकिन आप फिर भी श्योर नहीं हो और हरमन को लगातार बुलाया जा रहा है, ठीक है? इस केस में जुडिशरी रिजिड नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि सोसाइटी में किसी को जिंदा जला दिया गया और उसके ये अकेले विटनेस हैं और उसके बाद भी ये नहीं जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हो ना, फिर दिक्कत हो जाएगी इनको। फिर जुडिशरी पुलिस को आदेश देगी एक टाइम के बाद और इनको बोलेगी जरा इनको उठा कर लाइए, अब कोई समस्या हो सकती है, ठीक है? हाँ, क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है ना, ये आ नहीं रहे हैं गवाही देने, तो जाहिर सी बात है, पहली चीज तो ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में जब विटनेस कोऑपरेट नहीं करता है तो उस केस में उसके ऊपर भी उंगली उठती है कि कहीं वो भी तो मिला हुआ नहीं, ठीक है? तो उस केस में फिर इनको जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके बाद हो सकता है जुडिशरी इनके ऊपर फाइन भी लगा दे, तो भैया इतना जुर्माना भी आप भरिए। साथ में हो सकता है अगर इन्होंने जिरह वगैरह कर लिया, कुछ उल्टा सीधा वहां पर बोल दिया जाके, तो उस केस में क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो उसे कारावास भी दे सकता है। अब बात आती है वारंट की। वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट जब जारी किया जाता है तो इसमें पार्टी का नाम होता है, एड्रेस होता है, रीजन होता है और नीचे मजिस्ट्रेट की मोहर होती है। लेकिन इसमें डेट और टाइम नहीं होता है, ठीक है? मान लीजिए कि वारंट जारी कर दिया गया किसी के लिए। वारंट गोली निकली हुई, एक ऐसी बंदूक से निकली हुई गोली है जो जब तक जान नहीं ले लेगी तब तक वापस नहीं आएगी। मान लीजिए ये धनुष से छोड़ा हुआ वो ब्रह्मास्त्र है जो कि जब तक जान नहीं ले लेगा तब तक वापस नहीं आएगा। एक बार वारंट अगर लॉन्च कर दिया गया तो ध्यान रखिएगा, ये तब तक बार्ड नहीं होगा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। यही रीजन है कि वारंट हमेशा वैलिड रहता है उसमें, क्योंकि डेट और टाइम मेंशन नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति के लिए मान लीजिए 20 साल पहले वारंट जारी किया गया था और 20 साल तक वो फरार चल रहा है, लेकिन 20 साल के बाद वो एक बार फिर से दिख जाता है, तो उस केस में पुलिस को वारंट की जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के पास वारंट पहले से ही है, पुलिस सीधे उसे गिरफ्तार कर लेगी, कोई समस्या तो नहीं। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन समन एंड वारंट। क्लियर? क्लियर? कई बार केसेस की वारंट का रीजन तो कुछ होगा ना, क्रिमिनल केस है तभी तो वारंट का रीजन होगा ना, गिरफ्तारी तो तभी होगी ना जब क्रिमिनल केस है। क्लियर? अब देखो दूसरे कुछ डिफरेंसेस क्या होते हैं, आप लोगों को डिफरेंसेस कई बार नहीं पता होते हैं। जज, मजिस्ट्रेट और सिविल जज, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? आप लोगों ने जज भी सुना होगा, मजिस्ट्रेट भी सुना होगा, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिंपली क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी को हम लोग सेशन कोर्ट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग हिंदी में जिला सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो तो यहां पर दो तरीके के जज आपको मिलते हैं। ये दो तरीके के जज कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका सिविल जज और एक होता है आपका मैजिस्ट्रेट, ठीक है? सिविल जज की कोर्ट अलग होगी, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट अलग होगी। सिविल जज की कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट से जुड़े हुए मामले जाएंगे। कैसे मामले? सेटलमेंट से जुड़े हुए केसेस। सेटलमेंट से जुड़े हुए केसेस का मतलब जहां पर सजा के प्रावधान नहीं है, जहां पर जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट करेगी, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका अपने भाई से प्रॉपर्टी पर विवाद हो गया कि भैया पिताजी संपत्ति छोड़ के गए थे, दोनों भाई उसके बाद लड़ गए आपस में। वो कह रहा है जमीन का ये हिस्सा हमें चाहिए, वो कह रहा है कि बाथरूम वाला हिस्सा हमें चाहिए, वाला मेरा है। अब उस केस में मान लीजिए लड़े जा रहे हैं दोनों। अब ये फैसला कैसा है? क्या इसमें दोनों को सजा हो जाएगी? नहीं भाई, पिताजी संपत्ति छोड़ के गए हुए हैं, सीधा सेटलमेंट होना है। ये जो जमीनी विवाद है, प्रॉपर्टी विवाद है, सीधा कहां जाएगा? सिविल जज की कोर्ट में जाएगा। ये सेटलमेंट वाला केस है। मान लीजिए कि कल को आपकी शादी होती है, आपको अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और आपकी पत्नी को आपसे तलाक चाहिए। ये केस कहाँ जाएगा? ये डिवोर्स का केस भी यहीं पर जाएगा। अब इस केस में जज साहब ये थोड़ी बोलेंगे कि यार
अब आप दोनों तलाक लेना चाहते हो, आप दोनों को 2-2 महीने की जेल दे देते हैं, कारावास दे देते हैं। आपने अपराध किया है। नहीं भाई, वैसे ही वो लोग भुगत रहे हैं यार, और क्या उनको जेल दोगे? ये सेटलमेंट का केस है। ठीक है? डिवोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इसमें पुराने प्रॉपर्टी वाले विवाद भी आ जाते हैं। ठीक है? मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाता है यार, आपस में ही बहस हो जाती है, मोहल्ले में कोई केस कर देता है कि हमें परेशान करते हैं। ठीक है? हमारा हैरेसमेंट कर रहे हैं, हमें सुबह सुबह उठ के हमें गालियां बकना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में यार कारावास थोड़ी हो जाएगा। ठीक है? ये सब सेटलमेंट के केसेस है, आराम से सेटलमेंट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है कि भैया आपने किसी को अब्यूज किया है तो आपको मानहानि देनी पड़ेगी। ठीक है? अभी आ रहा हूँ, फौजदारी में आ रहा हूँ। अच्छा रुक जाइए, वो अलग है। अभी मैं आईपीसी और सीआरपीसी बताऊंगा, तब वहां पर बताऊंगा। अब देखो, मैजिस्ट्रेट के पास सारे क्रिमिनल केसेस जाते हैं। यहाँ पर कौन से केसेस जाएंगे? सारे क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप दंड के पात्र होते हो, आपको दंड दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब बहुत बड़े बड़े अपराध हैं, ये सब क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है? अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल केसेस गिल्टी पाया जाता है तो उस केस में उसको जरूर सजा के प्रावधान है, उसे सजा दिए बिना कैसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है? तो ये सब आपके क्रिमिनल केसेस में कंसीडर किए जाते हैं। कोई भी मर्डरर है या रेपिस्ट है या किडनैपर है, इन सब को मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ले जाया जाता है। अब देखो, ये जो सिविल जज है, सिविल जज किससे चलता है? सिविल जज आपका चलता है आईपीसी से, माफ करिएगा, सिविल जज आपका चलता है आर्टिकल से, आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, और मैजिस्ट्रेट आपका चलता है आईपीसी से। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड आईपीसी? देखो, आर्टिकल्स तो आपको पता है कि हमारे संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, जो विधि बनाई गई है, वो सब आर्टिकल में ही निहित किए गए हैं, मतलब अनुच्छेदों में निहित किए गए हैं। लेकिन हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है जिसको बोला गया है आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के तहत, इंडियन पीनल कोर्ट नहीं होता है, इंडियन पीनल कोड होता है, कोड। ठीक है? ये कोड होता है, हाँ। अब इंडियन पीनल कोड के तहत ये कानून की एक ऐसी किताब है जिसमें सजा के प्रावधान लिखे गए हैं। जब आप आईपीसी की धाराएं पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भारतीय कानून किन किन सजाओं के लिए प्रावधान रखता है। उसमें बाकायदा लिखा रहेगा कि इस सेक्शन के अंडर में चोरी के लिए धारा है, अगर आप चोरी करते हो तो आपको इतने साल का कारावास, साथ में फाइन या विदाउट फाइन। अगर आप ये अपराध करते हो तो उसके लिए इतने साल का है, फाइन और विदाउट फाइन। साथ में ये भी लिखा रहता है कि ये अपराध बेलेबल है और ये अपराध नॉन बेलेबल है। बेलेबल का मतलब जिसमें आपकी बेल हो सकती है, नॉन बेलेबल का मतलब जिसमें आपकी बेल नहीं होगी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। बात आ रही है समझ? तो ये सब आईपीसी में लिखा रहता है। तो मैजिस्ट्रेट हमेशा आईपीसी के तहत चलता है क्योंकि उसको सजा देनी है। ठीक है? एक चीज और, ये जो सिविल जज होता है इसको बोलते हैं न्यायाधीश। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसी को न्यायाधीश बोलते हैं क्योंकि इसका काम होता है न्याय करना। ये जो मैजिस्ट्रेट होता है इसको बोलते हैं दंडाधिकारी। क्या बोलते हैं हिंदी में? दंडाधिकारी। दंडाधिकारी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका काम होता है दंड देना। ठीक है? जब भी आप दंड के पात्र होगे आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाया जाएगा, जब भी आपको सेटलमेंट चाहिए होगा तो आपको न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा क्योंकि वो न्याय करता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि दोनों कोर्ट में चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए भैया, मियाँ बीवी की अभी शादी हुई थी, अचानक से उनमें कुछ महीने बाद लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने लगी, लड़ाई होते होते इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि भैया क्या हुआ, एक दिन पति ने हाथ उठा दिया बीवी के ऊपर गुस्से में आके। अब इस केस में बीवी ने कहा कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या चाहिए? डिवोर्स चाहिए। उसने कहा अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि बीवी चली गई, सबसे पहले उसने डिवोर्स की अपील डाली, डिवोर्स की एप्लीकेशन कि मुझे इस व्यक्ति से डिवोर्स चाहिए। ठीक है? साथ में उसने कहा, इसने हाथ भी उठाया था ना, अभी इसको सबक सिखाती हूँ। उसने कहा इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस लगाया जाए। उसने कहा इसके ऊपर डीवी भी लगाओ। जैसे ही इसके ऊपर डीवी लगेगा तो इसके दो केस हो गए। अब देखो, इसने अपने पति के ऊपर दो केस डाले हुए हैं। पहला केस तो इसको डिवोर्स चाहिए,
दूसरा केस इसने डीवी का डाला हुआ है। डीवी का गंभीर केस होता है, ये क्राइम केस है। डिवोर्स वाला केस तो सिविल जज की कोर्ट में चलेगा, और ये जो डीवी वाला केस है ये मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा। अब इनके जो पति महोदय होंगे, इनकी दो तारीखें अलग अलग लगा करेंगी, क्योंकि इनके दो केस अलग अलग चल रहे हैं। इनके सिविल जज की कोर्ट में भी केस चलेगा, इनका केस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी चलेगा। सिविल जज ने मान लीजिए इनको डिवोर्स दे दिया, उनको कहा कि ठीक है आप इस आदमी से डिवोर्स ले लो, वही अच्छा है। ठीक है, मान लीजिए इनको डिवोर्स दे दिया, साथ में सिविल जज ने बोला कि आप इनको हर्जाना भी दोगे अपनी वाइफ को, अब से आप इनको 4,000 रुपया प्रति माह दोगे। ठीक है, मान लीजिए बोल दिया। यहीं से केस ओवर नहीं होता है। आपने जो उसके ऊपर हाथ उठाया था, जो उसके साथ आपने वायलेंस किया हुआ है, ठीक है, उस केस में ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट भी आपको दंडित करेगी, उसका फैसला अलग आएगा। पता लगे आपको ये झटका तो मिला ही मिला, साथ में एक हफ्ते बाद इसका भी फैसला आ गया, इन्होंने कहा इनको 6 महीने की कारावास दी जाए, 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। तो आप जेल भी भुगतोगे और उसके बाद जिंदगी भर 4,000 रुपया भी दोगे। ठीक है, समझ गए बात को। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो सिंपली आपसे पूछा जाता है कि अगर सेटलमेंट का केस है तो कौन सी कोर्ट में चलेगा। ऑप्शन दे देगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल जज कोर्ट, या फिर आपको बोल देगा तहसीलदार कोर्ट। ठीक है, इस तरीके के आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वाइफ मार दे तो भी तो हो सकता है डीवी, बिल्कुल हो सकता है गिरी, बिल्कुल हो सकता है। जो हस्बैंड है वो भी लगा सकता है डीवी वाइफ के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली देखो, कुछ भी हो, मतलब आप समझ रहे हो ना। अब यार बाहर जाके मत बोलने लगना यार, आप लोग सभी अपने हो, इस वजह से बाकी समाज की सच्चाई आप लोगों को भी पता है। ठीक है ना। हाँ, अभी अभी देखो, जो आपने केस बताया, जो मैं केस बता रहा हूँ, वो केस आए दिन जुडिशरी में पहुंचते रहते हैं। ठीक है, किसी के लिए नई बात नहीं है। जो मैं केस बता रहा हूँ उस केस में क्या होगा, जज तुरंत ऐसे देखेगा, अच्छा मारा था तुमने, तुमने हाथ उठा दिया, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ तुमने किया है। पता लगा मीडिया भी आ जाएगी, कवर करो इसको, कवर करो जल्दी से, इसने अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया है। कहेंगे इसको 2 साल की नहीं 10 साल की सजा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर वो जाता है केस में, सबसे पहले तो मैजिस्ट्रेट हंस देगा, सबसे पहले मैजिस्ट्रेट हंस देगा कि अच्छा पिट गया ये। पहले तो उसको ऊपर से नीचे तक देखेगा, बीवी ने पीटा है, अच्छा। उसके बाद केस की सुनवाई होगी, प्रोसीडिंग कैसी होगी क्या नहीं होगी। यार हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, बट हाँ सच्चाई में बहुत है ऐसा, सच्चाई में ऐसा बहुत है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे एक रिलेटिव हैं, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे रिलेटिव भी क्लास में आते हैं, लेकिन हाँ उसको अभी इशारा पूरा पड़ जाएगा। एक रिलेटिव है, वो कानपुर में बर्रा में रहते हैं। उनके नेबरों के यहाँ मैंने देखा था, उनके नेबर्स में एक बार आंटी ने ऐसी पिटाई कर रही थी ना, और वो जो हवाई चप्पल होती ना उनसे, और वो जो अंकल थे वो टब में बराबर बैठ के कपड़े धो रहे थे। उनकी पिटाई मैंने होते, उस टाइम मैं बड़ा छोटा हुआ करता था, मैं गर्मी की छुट्टियां मनाने जाता था उनके यहाँ, तो उस टाइम पर मैंने देखा था। अभी तो वो एक्सपायर भी हो गए अंकल, वैसे भी कहाँ जीने वाले थे ज्यादा, अंकल तो वैसे ही सुधार चुके हैं। वैसे भी वो आदमी क्या जी पाएगा ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं। और वो आंटी जो होंगी, उन आंटी का वेट भी काफी अच्छा खासा। हम्म, ये देखिए, ये भी बोल रहे हैं हमारे पड़ोस में भी होता है ऐसा। हाँ, तो होता है ऐसा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई डिफरेंस बिटवीन सिविल जज एंड मैजिस्ट्रेट। अब देखो एक चीज और, ये बात मैंने आपसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की करी थी, लेकिन जैसे ही एक बार सिविल जज और मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट ट्रांसफर होते हैं, ये क्या कहलाने लगते हैं, ये जज कहलाने लगते हैं। हिंदी में इन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, वो अपने आप में न्याय की मूर्ति है। मतलब कहने का उसकी प्रेजेंस ही न्याय की प्रेजेंस मानी जाती है। जज का मतलब यह है कि जब आप हाई कोर्ट पहुंच जाते हो तो ना ही आप मैजिस्ट्रेट कहलाते हो, ना ही आप सिविल जज कहलाते हो, आप सिर्फ और सिर्फ जज कहलाते हो, न्यायमूर्ति कहलाते हो। एक बार अगर आप जज बन गए तो आपके पास मैजिस्ट्रेट की भी पावर होती है और सिविल जज की भी पावर होती है। कहने का मतलब जज को
एक ही टाइम पर अधिकार होता है कि वो क्रिमिनल केसेस की भी प्रोसीडिंग्स कर सकता है और वो सेटलमेंट केसेस की भी प्रोसीडिंग्स कर सकता है। इसी वजह से उसको न्याय मूर्ति बोला जाता है। उसकी प्रेजेंस ही न्याय की मूर्ति मानी जाती है। एक चीज और, एक बार अगर आप हाई कोर्ट के जज बन गए, ठीक है, क्लियर, तो इस केस में जज बनते ही आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप 24/7 कभी भी फैसला दे सकते हो। और इस भारत देश की सीमा रेखा के अंदर जहां चाहो आप अपनी कोर्ट लगाकर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप कभी भी फैसला सुना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि कोई पार्टी, आप हाई कोर्ट के जज हो, कोई पार्टी बोल रही है, आप लगातार समन पे समन भेज रहे हो 6 महीने से, वो पार्टी कभी बोल देती है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, पार्टी कभी बोल देती है कि अ, मेरे घर में किसी की तबीयत खराब है, कभी मेरी तबीयत खराब है, हमेशा मेडिकल भेज देती है। तो भैया आपके पास ये पावर है, बीइंग अ जज, कि आप उसको बोलो कि अब आप अपने घर पे ही रहो और आप उनके घर जाकर वहीं पर कोर्ट लगा के वहीं पर फैसला सुना दीजिए। एक मूवी आई थी, गुजारिश मूवी, ऋतिक रोशन की। उसमें अगर वो मूवी आपने देखी है तो आपने देखा होगा, वो व्यक्ति कोर्ट नहीं जब पहुंच पाता है तो उसके घर में ही अदालत लगा दी जाती है। बात आ रही है समझ? तो इसको अधिकार होता है, ये जहां चाहे वहां फैसला कर सकता है। इवन आपको इतना बताऊं, इसके पास ये भी पावर होती है कि पब्लिकली अगर ये कुछ गलत होते हुए देख रहा है और अगर ये उसका खुद गवाह है और ये वहीं पर फैसला करने पे आ जाए, तो वहीं पर चौराहे पे पुलिस को ऑर्डर देकर वहीं खड़े खड़े फैसला सुना देगा कि यहीं से गिरफ्तारी कर लो। समझ गए? ये 24/7 ड्यूटी में रहता है, कहीं पर भी भारत देश की सीमा रेखा के अंदर हर जगह पर ये फैसला सुनाने के लिए तत्पर होता है। इसकी प्रेजेंस ही न्याय की प्रेजेंस मानी जाती है। समझ गए बात को? तो कैन यू इमेजिन इसकी पावर क्या होती है? इसी वजह से एक्चुअली किसी भी कोर्ट के अंदर चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना चला जाए, प्रधानमंत्री को भी खड़े होने का प्रावधान है। तभी आप देखते हो ये एक तरीके का जेस्चर है, जो कि जैसे ही कोर्ट के अंदर कोई भी जज एंटर करता है, तो चाहे आप कितने भी बड़े आईएएस अधिकारी हो, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? हाँ। तो ये रिस्पेक्टिव जेस्चर है जो कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। एक्चुअली उस टाइम पर सर पीएम भी जज, बिल्कुल वही तो मैंने कहा, पीएम को भी खड़ा होना पड़ता है उसके आगे। कौन खड़ा नहीं हुआ था जब इंदिरा गांधी के ऊपर ये केस चलाया गया था? तो इंदिरा गांधी नहीं खड़ी हुई थी। उसके बाद उनके ऊपर इस बात पर भी फाइन लगा था, इस बात पर भी उनके ऊपर फाइन लगाया गया था कि आप खड़े नहीं। हम्म, जब 1975 की इमरजेंसी के बाद उनके ऊपर केस चला था। अब देखो, ये तो बात हो गई सिविल जज, मजिस्ट्रेट और जज की। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। यहां से आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीसी एंड सीआरपीसी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड। ये जो इंडियन पीनल कोड है आपकी, ठीक है, इसको 1860 में बनाया गया था। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, कब इसको बनाया गया? 1860 में बनाया गया था इंडियन पीनल कोड को, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। इंडियन पीनल कोड के तहत सजा के प्रावधान रखे गए थे। इंडियन पीनल कोड कानून की वो किताब है जो कि आपको सजाओं के बारे में बताती है। कितनी सजाएं इसमें बताई गई हैं? इसमें टोटल 511 धाराएं लिखी गई हैं। कितनी? 511 धाराएं। इन्हीं को आप हिंदी में सेक्शंस बोलते हो। क्या बोलते हो? सेक्शंस बोलते हो। ठीक है, तो 511 धाराएं हैं। इसमें चैप्टर कितने हैं? 23 चैप्टर्स हैं। 23 चैप्टर्स, ध्यान रखिएगा। आईपीसी, अब देखो आईपीसी होता क्या है, आईपीसी किसको किसको पढ़नी पड़ती है? जब आप पुलिस में किसी अधिकारी पोस्ट पर जाते हो, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, जब आप पुलिस पर में किसी भी अधिकारी पोस्ट पर जाते हो तो वहां पर आपको कानून की धाराएं पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि आपको अपराधियों के लिए आगे चार्जशीट प्रिपेयर करनी होती है। उस केस में आईपीसी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आप जुडिशरी का कोई भी एग्जाम निकालने जाते हो, उस केस में भी आपको आईपीसी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आईपीसी रिटेन है या अनरिटेन है? सब कुछ अनरिटेन है। जब भारतीय संविधान ही अनरिटेन है तो आईपीसी भारतीय संविधान का ही तो हिस्सा है भाई मेरे। 23 चैप्टर, ठीक है। अब देखो आईपीसी का यूज कब किया जाता है, आप सभी को पता है, सजा देने के लिए यूज किया जाता है, सीधी सी बात है। जैसे कि किसी ने कोई अपराध किया तो जज साहब क्या करते हैं? आईपीसी की वो धारा देखते हैं कि इस पर्टिकुलर अपराध के लिए क्या सजा के प्रावधान है, उसी ब्याह पर उसको सजा दे दी जाती है। ठीक है,
बात आती है सीआरपीसी की। सीआरपीसी का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका क्या मतलब होता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कानून की एक ऐसी किताब है जिसमें 4 चैप्टर्स बनाए गए हैं। ये 4 चैप्टर्स आपको बताते हैं कि कैसे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। बात आ रही है समझ? मैंने क्या बोला? कैसे क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो पहला चैप्टर है इसका, वो हमें बताता है इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू डू इन्वेस्टिगेट, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर इसका हमें बताता है किसके बारे में? ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट। ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप सीबीआई अधिकारी है या सीआईडी ऑफिसर है या फिर आप पुलिस अधिकारी है, तो आपको ये सीआरपीसी फॉलो करनी पड़ेगी। समझ गए बात को? आप जब भी क्राइम सीन पे जाओगे सबसे पहले तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे। दूसरी चीज, आपको वहां पर तुरंत सस्पेक्ट मिलेंगे, उसके बाद तुरंत आपको सस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इस पर शक है, इस पर शक है, इस पर शक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि चल इसका कॉलर पकड़ ले, ले चल अभी इसकी धुलाई करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? अगर आपने सीआरपीसी पढ़ी है तो आपको बाकायदा उसमें बताया जाएगा कि सस्पेक्ट से आपको ट्रीट कैसे करना है। सस्पेक्ट से आप एक लिमिट तक ही जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते हो। तीसरा जो इसमें चैप्टर है वो आपको सिखाता है किसके बारे में? एविडेंस कलेक्शन के बारे में। किसके बारे में? एविडेंस कलेक्शन। हर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह नॉलेज होनी चाहिए कि एविडेंस कलेक्शन कैसे किया जाता है। इस किताब का सबसे टफ चैप्टर कोई है तो यही है, तीसरा चैप्टर, एविडेंस कलेक्शन। आप लोगों ने कई बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि यार बड़े बड़े अधिकारी हो जाते हैं, उनको एविडेंस कलेक्शन नहीं आता है। बड़े बड़े क्लूज वो छोड़ के ही आ जाते हैं क्राइम सीन में। बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है? तो क्योंकि यही सबसे ज्यादा मेन चैप्टर है इस किताब का। एविडेंस कलेक्शन चैप्टर इसी वजह से पढ़ाया जाता है सीआरपीसी में कि हर एक अधिकारी को यह पता रहे कि जब आप क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है। पता लगा क्राइम सीन में गए, वहां पे भल्ले पापड़ी बनवा के गए, वहीं पे भल्ले पापड़ी खा रहे हैं आराम से, दूसरों को आदेश दे रहे हैं यार एक काम करो, वो बटोर लो, वो बटोर लो, वो बटोर लो। पता लगा वहां पे डीएनए चेक करने के लिए एक बाल था, वो क्लू था, उसी को देख नहीं पाए भाई साहब, और उसके ऊपर भल्ले पापड़ी की चटनी गिरा दी। अब वो कहाँ मिलने वाला? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो एविडेंस कलेक्शन आसान काम नहीं है। ये हर आईपीएस भी इसको पढ़ता है। एविडेंस कलेक्शन के बाद आखिरी जो है आपका, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है आरोप सिद्ध करना। बात आ रही है समझ? आइडेंटिफाई द गिल्टी पर्सन। आइडेंटिफाई द गिल्टी पर्सन। ये 4 चैप्टर हैं जो कि आपको सीआरपीसी के बारे में बताते हैं। अब देखो, सपोज कोई भी केस इन्वेस्टिगेट किया गया। ठीक है? तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस क्या करती है? सीआरपीसी के तहत प्रॉपर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है। उस प्रॉपर रिपोर्ट में पुलिस के तहत ये लिखा जाता है कि सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के तहत हमने ये पाया, सस्पेक्ट सस्पेक्ट ट्रीटमेंट के तहत हमने ये पाया, लोग इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। एविडेंस कलेक्शन के दौरान हमें ये चीजें वहां से बरामद हुई और इस बिहाफ पर हम फाइनली अपराध इस व्यक्ति पर सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है? इसी नॉर्मल रिपोर्ट को आम भाषा में हम लोग रिपोर्ट बोल देते हैं, पुलिस रिपोर्ट। लेकिन इसी को चार्जशीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चार्जशीट। चार्जशीट हमें यह बताती है कि किस व्यक्ति के ऊपर पुलिस चार्जेस लगा रही है। जब भी ध्यान रखिए, आप लोगों ने कई बार मूवीज वगैरह में सुना होगा, क्योंकि नॉर्मल या रियल जुडिशरी में तो आपका पाला पड़ा नहीं होगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोर्ट बोलती है, कोर्ट में किसी को अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो उस केस में वो व्यक्ति कोर्ट में अपील डालता है कि मेरे क्लाइंट को छोड़ दिया जाए, इसके ऊपर अन्याय कर रही है पुलिस। तो पुलिस क्या बोलती है? पुलिस कहती है हमें 7 दिन की और रिमांड दे दी जाए, उसके बाद हम चार्जशीट बना देंगे। तो जुडिशरी क्या बोलती है? जुडिशरी कहती है आप रिमांड पे रिमांड लिए जा रहे हो, पुलिस को डांट लगाती है ना कि आप रिमांड पे रिमांड लिए जा रहे हो लेकिन आप चार्जशीट तो हमें दे नहीं रहे हो, तो ये तो गलत है ना, जल्दी करिए थोड़ा सा, चार्जशीट तुरंत फाइल होनी चाहिए। ठीक है? तो चार्जशीट पर ही मेन केस होता है।
जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर देगी पुलिस, तब तक कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं करती है, क्योंकि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट पुलिस ने किया है, जज साहब ने नहीं किया है। जज साहब का मेन काम है कि जब तक उनकी टेबल पे चार्जशीट नहीं आ जाती, तब तक वो इन्वेस्टिगेट आगे नहीं कर पाएंगे। तो चार्जशीट पहले आनी चाहिए, जिसके ऊपर जज क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्लियर बात आ गई समझ? तभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी किसी को सजा सुनाई जाती है जुडिशरी के तहत, तो हमेशा जुडिशरी के तहत यह बताया जाता है कि फला व्यक्ति के ऊपर सीआरपीसी की इन इन धाराओं के तहत ये चीज पाई गई, जिसके आधार पर इंडियन पीनल कोड की इस धारा के तहत हम इसको ये सजा सुनाते हैं। उसको प्रॉपरली बताना पड़ता है, ठीक है, कोर्ट को प्रॉपरली बताना पड़ता है कि सीआरपीसी के तहत ये गिल्टी पाए गए हैं, इतने 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 के तहत, और इस बिहाफ पर हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जब ये गिल्टी है, तो आईपीसी की धारा इतने के तहत इनको ये सजा सुनाते हैं। समझ गए बात को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी? पुलिस रिपोर्ट करने का कोई चार्ज भी है क्या? नहीं। पुलिस रिपोर्ट वो तो एफआईआर सीधे कहलाती है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? तो ये आपका पूरा जुडिशरी था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, जिन लोगों की जुडिशरी की कल की क्लास छूट गई है, सुप्रीम कोर्ट की पावर, रेट, हाई कोर्ट, वो लोग कल की क्लास जरूर देख लेना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, सर, तो जो बेल लेते हैं उसके लिए क्या करते हैं? जो बेल ले लेते हैं उसके लिए, अच्छा, उसका क्या करते हैं? देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना, आईपीसी के तहत जो सजाओं के प्रावधान है, उसमें प्रॉपरली हर सेक्शन में ये भी लिखा रहता है कि कौन सा अपराध बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी ने मारपीट कर दी, किसी ने पब्लिक में मारपीट कर दी, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मॉल में गया, और मॉल में जाके उसे मिलना था अपनी गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से मिला, और वहीं पर मान लीजिए झगड़ा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वहां पे चिल्लाने लगा अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। अब उस केस में गर्लफ्रेंड ने आसपास के सदस्यों को बुला लिया, कहा, भाई साहब, देखिए, मैं इस व्यक्ति को भाई मानती हूँ, और ये व्यक्ति मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। तो वहीं पता लगा उनकी पिटाई हो गई। अब उस पिटाई के चक्कर में वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को पीट दिया, केस चला गया। तो ये बेलेबल है, ठीक है, ये बेलेबल है। आपने मार पीट कर दी, मान लीजिए चौराहे पर कर दी, ये सब बेलेबल है। नॉन बेलेबल क्या है? रेप, संगीन अपराध है, बहुत ज्यादा संगीन अपराध है, इस पर बेल नहीं मिलती। किडनैपिंग, इस पर बेल नहीं मिलती है, ये सब अनबेलेबल है। टेररिज्म तो भूल ही जाइए, टेररिज्म भूल जाओ, वो फिर आपको एक अलग दुनिया में ले जाया जाएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। हम्म, वो भूल जाइए, वो बेल ये सब भूल जाइए। उसमें नॉन बेलेबल प्लस लगातार सुताई चलेगी। हाँ, सुतैया होगी जबरदस्त तरीके से, वो तो सबसे बड़ा अपराध है। उसमें तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। ओके, कोई समस्या तो नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। जी हाँ, सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संवैधानिक निकाय। क्या बोलते हैं इसको? संवैधानिक निकाय। अब संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है? सर, लालू यादव को बेल मिल जाता है, वो भी तो अपराध है। हाँ, तो लालू यादव को तुरंत बेल मिल गई होती, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो जेल में कैसे होते? खुद बताइए। लालू यादव को तुरंत तो बेल नहीं मिली थी ना। मैंने अभी क्या बोला? आईपीसी में आपको ये प्रावधान बताए जाते हैं कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर नॉन बेलेबल है, तो कितने दिन तक नॉन बेलेबल रहेगा? कि कम से कम, देखो, कुछ सजाएं ऐसी हैं जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 1 साल तक नॉन बेलेबल चलेगा। मतलब 1 साल से पहले तो आपको दुनिया की कोई ताकत छुड़ा ही नहीं सकती, 1 साल तो अंदर रहना ही रहना है। उसके बाद आप जमानत ले सकते हो। किसी में 6 महीने होता है, किसी में 2 साल होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसा आप बोल दोगे, टाडा लगा था संजय दत्त के ऊपर, ठीक है, तो वो आपका टेररिज्म की तरफ ही तो इशारा कर रहा था।
राइट्स वगैरह मुंबई के हो गए थे, वो नॉन बेलेबल था भाई। शुरुआत में तो उनको काटना पड़ा ना एक टाइम पीरियड, इतने बड़े स्टार थे, उसके बाद भी तो काटना पड़ गया ना अंदर जेल। ठीक है। नॉन बेलेबल मतलब नॉन बेलेबल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उतना तो आपको अंदर रहना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक निकाय। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय, हम उनको बोलते हैं जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है। CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है, मैं पानी पीकर आता हूँ, रुकिए। ये कौन है? मोना शर्मा। प्लस का कोई ग्रुप है? नहीं, प्लस का कोई ग्रुप नहीं है। प्लस की क्लास होती है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं सिर्फ। हिस्ट्री का MCQ फिर से कब लोगे? अब यूट्यूब पर ला रहा हूँ क्लास। अब कब ला रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। ठीक है। अब डिलीट ही कर दूंगा किसी दिन। आपकी बाइसेप्स की साइज बता दो। मेरी बाइसेप्स में साइज नहीं है भाई, बिल्कुल पतला पतला बाइसेप्स है। कल से कह रहा डिलीट। नहीं, मैं कर दूंगा डिलीट, वो चल रहा है, चल रहा है अभी। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली पुलिस हो जाए फिर कर दूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, इसको इस पर थोड़ा सा ध्यान दो आप। 9th क्लास आज चल रही है, इसको भी खत्म करना है जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम लोग किसे बोलते हैं? ऐसे डिपार्टमेंट जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, मतलब हमारे संविधान में लिख दिया गया है जिनके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर हम बात करें, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जो कि IAS IPS को रिक्रूट करते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन अगर SSC की बात करें, तो क्या SSC के बारे में संविधान में लिखा गया है? नहीं। तो SSC आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। IBPS, क्या इसके बारे में लिखा गया है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे डिपार्टमेंट जिनको लिख दिया गया है संविधान में, जिसके तहत प्रावधान है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसे डिपार्टमेंट जो नहीं लिखे गए वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी का आर्टिकल 319 है। अच्छा, मैंने तो हमेशा 315 पढ़ा है। चलिए अब वन बाय वन हम लोग इनके प्रावधान देखेंगे। पहले यूपीएससी, स्टेट PSC अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके लिए आर्टिकल 315 हमें संविधान का बताता है। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 315 संविधान का हमें बताता है कि भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है। अभी आज कर सकता हूं। जी हाँ, पूछिए। अच्छा, ये तो उदय शेट्टी हैं। क्वेश्चन टैब में डाल दो, क्वेश्चन टैब में डालो, मैं अभी देख रहा हूँ। आर्टिकल 315 में बताता है कि भारत का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। देयर शैल बी वन चेयरपर्सन एंड वन मेंबर अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जो ये यूपीएससी है, इसमें एक व्यक्ति चेयरपर्सन होगा और बाकी सभी इसके क्या होंगे? नॉर्मल मेंबर्स होंगे। अच्छा, अगर ये बोला जाए कि यूपीएससी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा यूपीएससी में मेंबर्स का प्रावधान नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, NA। ठीक है। यूपीएससी में कितने भी मेंबर हो सकते हैं नीड और डिमांड के आधार पर। दीज आर ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बात तो आप पहले ही गांठ बांध लो कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सब में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करेगा। प्रेसिडेंट ही इनके अपॉइंटमेंट करता है, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। द चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली। जो इसका चेयरपर्सन है यूपीएससी का, इसको रिमूव भी सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है, और अपॉइंट तो करेगा ही करेगा। ठीक है। The chairman of UPSC is not eligible for any other employment, and other members of UPSC are only eligible of UPSC office or state PSC office.
आपसे क्या कह रहा है, एम लक्ष्मीकांत अपनी किताब में ये लिखते हैं कि यूपीएससी के कोई भी मेंबर उसके अलावा किसी भी संवैधानिक निकाय में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। बात आ रही है समझ? ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ट्रांसफर इनका हो सकता है स्टेट पीएससी ऑफिसेज में, इससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता इनका ट्रांसफर। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूपीएससी इज टू रिक्रूट सम कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सीडीएस, एनडीए, आईएफएस एक्सेट्रा। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस तरीके के भारत के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराना और लोगों को रिक्रूट करना। अब इस केस में यूपीएससी अपना पेपर सेट करता है, तो जाहिर सी बात है यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो सब उसके नोन में होते हैं। अब इस केस में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये प्रावधान रखा गया है कि यूपीएससी के मेंबर्स को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आप एक बार यूपीएससी आ गए तो यूपीएससी ही आप रहेंगे, उसके अलावा आपको दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंशियल विभाग है ये। ऑफिस टर्म क्या होता है इसके चेयरपर्सन का? 6 साल का ऑफिस टेन्योर होता है, 65 साल इसकी रिटायरमेंट एज होती है। पहले जो भी हो गया, जो भी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो गई वो रिटायर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जो कि 61 साल की उम्र में चेयरपर्सन यूपीएससी का बनता है, ठीक है? तो इस ये अब 6 साल तक रह सकता है अपनी पोस्ट पे, लेकिन बताइए क्या ये 6 साल तक रह पाएगा? नहीं। अगले 4 साल जैसे ही होंगे 65 का हो जाएगा। तो 65 का जैसे ही हो जाएगा, इसकी रिटायरमेंट की एज तो आई गई ना, तो ये पहले ही रिटायर हो जाएगा, अपने 6 साल पूरे नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो 6 साल का कार्यकाल है, लेकिन 65 साल अगर पहले हो गई है एज, तो वो रिटायर हो जाएगा अपनी पोस्ट से। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इनडायरेक्टली सबमिट देयर रिपोर्ट इन पार्लियामेंट। यूपीएससी की रिपोर्ट पार्लियामेंट तो जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली जाती है। वो डायरेक्टली किसको देता है? यूपीएससी अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तभी आपने हर साल देखा होगा कि जितने भी आईएएस बनते हैं उन सबको बुलाया जाता है राष्ट्रपति भवन में, और वहां पर फाइनली उनके साइन कराए जाते हैं गैजेट में, ठीक है? वहां पर उनको राष्ट्रपति के गैजेट में साइन करने होते हैं, और वहां पर एक राष्ट्रपति का भी साइन होता है उनके साइन के आगे, ठीक है, ज्वाइनिंग पे। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि यूपीएससी संवैधानिक निकाय है ये, इससे जितने भी सिलेक्टेड होंगे वो सारी रिपोर्ट यूपीएससी बनाकर राष्ट्रपति को दे देती है कि राष्ट्रपति महोदय, इस साल इतने इतने व्यक्तियों का चयन किया गया है, इतने आईपीएस में सिलेक्ट हुए हैं, इतने आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं, इतने आईएफएस में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है? और वो सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष रख दी जाती है। क्योंकि यूपीएससी संवैधानिक निकाय है, तो पूरे देश को पता लगना जरूरी है कि हर साल कितने आईएएस अधिकारी निकल रहे हैं। कोई समस्या तो नहीं? ये सारे प्रावधान यूपीएससी के तहत है। यूट्यूब पर हमने वीडियोस देखी आईएएस आईपीएस की स्पीच राष्ट्रपति भवन में, जी हाँ, वो हर साल होती है। कोई समस्या तो नहीं? क्लियर? जिस तरीके से यूपीएससी होता है सेंट्रल में, उसी तरीके से आर्टिकल 315 ही हमें बताता है कि हर राज्य की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को रिक्रूट करने के लिए हर राज्य में एक स्टेट पीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, इसको राज्य लोक सेवा आयोग बोलते हैं, ठीक है? जिनको आप पीसीएस अधिकारी बोलते हो, वो इसी से रिक्रूट किए जाते हैं। यूपीएससी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए रिक्रूट करते हैं। ये राज्य में राज्य सरकार की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए रिक्रूट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ स्टेट पीएससी इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। यही हमें बताता है कि हर राज्य के अंदर स्टेट पीएससी का होना जरूरी है। देयर शैल बी अ चेयरपर्सन ऑफ एवरी स्टेट पीएससी। हर स्टेट पीएससी का अपना एक चेयरपर्सन होगा, और बाकी सारे अदर उसके मेंबर होंगे। यहां पर भी अगर बोला जाए कि कितने मेंबर्स का प्रावधान है, तो आंसर है नॉट एप्लीकेबल। यहां पर भी कोई मेंबर्स का प्रावधान नहीं है, कितने भी हो सकते हैं नीड और डिमांड के हिसाब से। ऑफिस टेन्योर की अगर बात करें, तो 6 साल का इसका भी टेन्योर होता है स्टेट पीएससी के चेयरपर्सन का, लेकिन इसकी रिटायरमेंट एज 3 साल कम है। ये 62 साल की ही उम्र में रिटायर हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी का चेयरपर्सन 65 साल की उम्र में रिटायर होता है। चेयरमैन
एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। आपसे क्या कह रहा है, स्टेट पीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, राज्य का गवर्नर करता है। जैसे कि यूपीएससी केंद्र में है तो उसको राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट दे रहा है और इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक अंतर है, यूपीएससी के मेंबर्स को राष्ट्रपति ही हटा भी सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर गवर्नर इनको नहीं हटा सकता है, वो केवल अपॉइंट कर सकता है। इनका रिमूवल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। कोई समस्या तो नहीं यहां पर, कोई समस्या तो नहीं। अभी किसी ने पूछा इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। भाई साहब, इनकी कोई क्वालिफिकेशन के प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, ये जितने भी होते हैं ये सब आईएएस अधिकारी होते हैं, ये सब आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनके करियर में इनका जो एक्सपीरियंस है उनको देखकर आगे चलकर इनको डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। मान लीजिए गिरी चौधरी आईएएस अधिकारी आज को बन गए। अब इन्होंने 30 साल तक अगले अपनी सर्विस करी। जब इन्होंने 30 साल तक सर्विस करी है, मान लीजिए ये 15 साल रहे हुए हैं, आपके इलेक्शन ड्यूटी इन्होंने संभाली है, जगह जगह पर इलेक्शन इंचार्ज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद 5 साल तक इन्होंने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की स्कीम्स वगैरह संभाल ली है। ठीक है, और उसके बाद 10 साल इन्होंने मान लीजिए ऑडिटिंग वगैरह करी हुई है। अब इस केस में बताइए, आगे जाकर अगर इनको संवैधानिक निकाय दिया जाएगा तो कहां पर इनका सबसे ज्यादा फोकस दिख रहा है, सबसे ज्यादा करियर इन्होंने कहां पर दिया हुआ है, इन्होंने इलेक्शन ड्यूटी सबसे ज्यादा करी हुई है। तो चांसेस ये बन रहे हैं कि इनको इलेक्शन कमीशन में मेंबर बना दिया जाए। समझ गए क्या कहने का मतलब है, सिर्फ और सिर्फ आपका करियर में एक्सपीरियंस यहां पर काम आता है। ठीक है सर, एसडीओ यूपी क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, ऊपर निकल गया इनका स्टेटमेंट, ऊपर निकल गया इनका स्टेटमेंट। फिर से बताना वो क्या था जो आप पूछ रहे हो। जी हाँ, जी हाँ, एसडीओ, एसडीओ और एसडीएम ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों में होते हैं। उसके बारे में मैं आपको प्रावधान समझा दूंगा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रावधान समझा दूंगा है क्या। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा सिंपली, एक्चुअली अभी मैं बता देता हूं सिंपली होता क्या है। जो यूपीएससी में होते हैं वो ध्यान रखिएगा, वैसे एक होता है एसडीएम, एसडीएम और एसडीओ के साथ डिफरेंस है। एसडीएम क्या होता है, मेनली जो एसडीएम होता है वो यूपीएससी से रिक्रूट होता है। जब आप यूपीएससी से आपको पहली पोस्टिंग मिलती है तो आप एसडीएम ही बनते हो, डीएम थोड़ी बनते हो। डीएम आप पहले प्रमोशन के बाद बनते हो, आप सबसे पहले एसडीएम ही बनते हो। तो एसडीएम जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करके जा रहे हो तो आपको पहली पोस्ट एसडीएम ही मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, पीसीएस अधिकारी एसडीएम कैसे बन जाते हैं। पीसीएस में जब आप 20 साल की सर्विस सर्व कर लेते हो, कम से कम 17 साल से 20 साल की सर्विस जब आप सर्व कर लेते हो तो उसके बाद अगर आपको सही प्रमोशंस मिलते रहे तो आप प्रमोशन के बेसिस पर एसडीएम के ग्रेड तक पहुंच जाते हो। ठीक है, लेकिन आप देखो अंतर कितना है, अगर आपने पीसीएस निकाला है तो 20 साल की सर्विस के बाद आप एसडीएम बनते हो, लेकिन अगर आपने यूपीएससी निकाला है तो आप पहले दिन से ही एसडीएम होते हो। समझ रहे हो, जब तक पीसीएस अधिकारी एसडीएम की ग्रेड तक पहुंचता है तब तक जो यूपीएससी वाला कैंडिडेट होता है वो अगले 20 साल में कहां पहुंच चुका होगा, वो किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना बैठा होगा। बात आ रही है समझ, वो आईएएस, वो डीएमईएम की पोस्ट से बहुत ऊपर उठ चुका होगा, वो सेक्रेटरी की पोस्ट हैंडल कर रहा होगा कहीं। समझ रहे हो, तो अंतर बहुत पड़ जाता है। सर पुलिस में भी बता दीजिए, मैं बता दूंगा, अभी पहले इसको इसको कवर कर लेते हैं, एक्चुअली वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, अभी पहले इसको कवर कर लो, वो फिर मैं बता दूंगा बाद में जो आप पूछ रहे हो। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि स्टेट पीएससी के मेंबर्स को गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन इसको रिमूव कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति ही रिमूव कर सकता है। स्टेट पीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे यूपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र में है भारत की सबसे ऊंची पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करना, उसी तरीके से स्टेट पीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जैसे कि पीसीएस हो गई, रिव्यू ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हो गया, आरओ एआरओ, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट करना। आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस
स्टेट पीएससी हैज टू सबमिट ऑल रिपोर्ट्स टू गवर्नर ऑफ स्टेट। सेम उसी तरीके से है, जैसे ध्यान रखिएगा, अरे रिव्यू ऑफिसर जिसको हिंदी में बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। जैसे कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा है, प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के समक्ष रखता है वो रिपोर्ट। उसी तरीके से स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देता है, और गवर्नर ये रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है। कोई समस्या तो नहीं यहाँ पर? स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं। ऑफिस फिलर की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, चेयरमैन और मेंबर्स विल गिव देयर रेजिग्नेशन टू गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे यूपीएससी के मेंबर्स को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं, उसी तरीके से अगर स्टेट पीएससी का चेयरपर्सन है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, गवर्नर को देगा। इफ चेयरपर्सन रिजाइंड देन गवर्नर कैन डायरेक्ट अपॉइंट एनी ऑफ द मेंबर टू चेयरपर्सन डेजिग्नेशन। अगर मान लीजिए चेयरपर्सन रिजाइन कर देता है तो बाकी जो सदस्य हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को गवर्नर चेयरपर्सन बना सकता है स्टेट पीएससी का। सेम यूपीएससी में होगा, वहां पर राष्ट्रपति बना सकता है। कोई समस्या तो नहीं? ये दोनों वाइज हो सकता है, सीनियरिटी वाइज भी अपॉइंट किया जा सकता है और पोटेंशियल वाइज भी किया जा सकता है। लेकिन सरकारी विभागों में सीनियरिटी वाइज ही प्रावधान चलता है, पोटेंशियल वाइज बहुत कम चलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव भावना बहुत ज्यादा ना है। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में सीनियरिटी वाइज कुछ भी मैटर नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ही मैटर करता है। प्राइवेट सेक्टर में कोई मैटर नहीं करता कि आपकी उम्र 40 साल है, हो सकता है एक बंदा जिसके अंदर पोटेंशियल है 25 साल, वो आपका बॉस बन के बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं होता। ये मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त दोनों सिलेक्ट हुए हैं एक ही नौकरी में। मान लीजिए आप और आपका दोस्त सिलेक्ट हो गए इंडियन आर्मी में, ठीक है, और दोनों की ज्वाइनिंग है, 23 तारीख को, मान लीजिए 23 फरवरी को। अब इस केस में क्या हुआ कि आपके दोस्त ने 23 तारीख को जाके ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप थोड़ा खरीदारी में लगे थे, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड ने रोक लिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा यार अब तो 1 साल बाद ही आना है, एक दिन और रुक जाओ प्लीज। आपने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी तो मिली गई है। आपने जाके 24 को ज्वाइन किया। एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन भर जब भी प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन होगी, आपके दोस्त का नाम पहले जाएगा। आप उससे एक दिन जूनियर हो चुके हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। सरकारी नौकरी में ये चलता है, आप जब तक नौकरी करोगे हमेशा ध्यान रखिएगा आप उसके जूनियर ही कहलाओगे, ठीक है। बीइंग इन ड्यूटी, पोस्ट में आप बराबर रहोगे, हो सकता है पोस्ट में आप भले ही बराबर रहो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको नुकसान कहां उठाना पड़ेगा, जब भी प्रमोशन की बात आएगी, ठीक है। जब भी कहीं पर एक स्पेशल शिफ्टिंग की बात आएगी, तो हमेशा ध्यान रखिए उसकी एप्लीकेशन को पहले कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसने वो ज्वाइनिंग वाइज सीनियर है आपका, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सीनियरिटी चलती है। इसी वजह से सरकारी कार्यालयों में आप देखोगे कंपटीशन की भावना होती नहीं है, क्योंकि सबको पता है एक बार जो सीनियर है वो जीवन भर रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो जूनियर है वो जूनियर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट एंड ओथ में अंतर क्या होता है, स्टाक का पूछना है। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, करता है ना राष्ट्रपति इसका अपॉइंटमेंट। लेकिन गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओथ का मतलब होता है उसको शपथ दिलाना, सिर्फ और सिर्फ शपथ दिलाना। ये एक तरीके की सेरेमनी है जिसको कंडक्ट करना जरूरी होता है भारतीय संविधान के आधार पर। गवर्नर जो शपथ लेगा कि मैं संविधान के प्रति ऑनेस्ट रहूंगा, एकनिष्ठ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा और सबकी सेवा करूंगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसको शपथ दिलाएगा, दैट्स इट। लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा है। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा उस पर साइन राष्ट्रपति ही करेगा। समझ गए बात को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने शपथ दिलाई है, सिर्फ वो एक बार ये सेरेमनी कराकर हट गया, उसके बाद उसका गवर्नर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति ने उसको अपॉइंट किया है, तो ये जब तक पोस्ट पर रहेगा तब तक ये राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करेगा। राष्ट्रपति इसकी सुपीरियर अथॉरिटी है। समझ गए बात को? इसी तरीके से पीएम को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पीएम हमेशा रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को। वो जो भी फैसला ले रहे हैं उनको राष्ट्रपति को बताना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति ने उनका अपॉइंटमेंट किया हुआ। कोई समस्या तो नहीं? अब कोई समस्या तो नहीं? अब बात आती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। पीएम को ओथ कौन दिलाता है, कहां से बैच आ गया है, अभी अभी बोल रहा हूं, 2 सेकंड पहले बोल रहा हूं,
पीएम को ओथ राष्ट्रपति दिलाता है फिर से। ये कौन सा नशा करके आ जाते हैं इस बैच में लोग? मैं जानना चाहूंगा, उस पर शोध करवाना चाहूंगा, यहीं दिल्ली के बायोटेक्नोलॉजी संस्थान के अंदर। बर्फी वाला, ये बर्फी का सैंपल जरा भिजवाइए यहाँ पे, एम्स में भिजवाइए, वहां पर मैं करवाता हूँ इसको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 76 है, या फिर आप ये बोल सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 हमें बताता है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये केंद्र सरकार का लीगल एडवाइजर होता है। क्या होता है? लीगल एडवाइजर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ही और शी इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। इसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर क्या होते हैं? ही इज द लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि भारत सरकार को जहां पर भी लीगल एडवाइस की जरूरत है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल मामलों में, हर जगह पर यह एडवाइस करेगा। ही होल्ड्स हिज ऑफिस बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपनी पोस्ट पर रहेगा। जब राष्ट्रपति चाह लेगा तब इसको रिमूव कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द ऑफिस टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपका आंसर होगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टॉप लॉयर, आपसे क्या कह रहा है? सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी या सरकार का सबसे बड़ा वकील या लीगल एडवाइजर होने के नाते इसकी सैलरी पार्लियामेंट से डिसाइड नहीं हो सकती। एक बात बताइए, पार्लियामेंट उसकी सैलरी डिसाइड करती है जो देश की सेवा कर रहा है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश के नागरिकों के लिए तो, या उनकी सेवा तो नहीं कर रहा ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार की सेवा कर रहा है, इसलिए पार्लियामेंट इसकी सैलरी नहीं बनाती है। एक चीज और, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही बनते हैं। एक बात बताइए, सरकार, केंद्र सरकार किसी को अपना लीगल एडवाइजर रख रही है, तो इसको सारी नॉलेज होनी चाहिए कानून के बारे में। बात आ रही है समझ? इसको संविधान की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ इसे पता होना चाहिए। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से बेहतर कौन जान सकता है? इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही होते हैं। इनकी सैलरी ना होने का मतलब ये है कि क्योंकि ये अपनी ड्यूटी से रिटायर्ड है, अपनी ये एक नौकरी कर चुके हैं, इस वजह से दोबारा इनकी सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा कैसे डिसाइड कर सकती है? ठीक है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सैलरी होती नहीं है, इनके भत्ते होते हैं। ये नेगोशिएबल होता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है इनके साथ मिलकर। ये बोलते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, राष्ट्रपति महोदय कहते हैं आप इतना ले लो, या फिर हम आपको केसेस के बिहाफ पर देंगे, या फिर हम आपको एडवाइस के आधार पर देंगे। वो उनके बीच में डिसाइड होता है, ये कहीं पर भी डिस्क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पर मूर्ख बनाने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन एक बात बताइए, उनसे केवल इतना पूछना, पता कहाँ से चला कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है? ठीक है, बस। फिर कहेंगे वो हमारे कोई जानने वाले हैं पीएम ऑफिस में, वो हमारे कोई जानने वाले हैं जिन जो कि अपॉइंटेड हैं राष्ट्रपति भवन में, वो आके बता दिए थे। बस यही बोलेंगे, फालतू की बातें। ही कैन अटेंड, अब देखो इसकी पावर्स क्या क्या होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ही कैन अटेंड एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की किसी भी जुडिशरी को अटेंड कर सकता है। लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी को भी अटेंड कर सकता है। हर एक केस की हियरिंग पर बैठ सकता है, ये इसकी पावर है। लेकिन बस ये डिसीजन नहीं दे सकता। डिसीजन क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जाहिर सी बात है, रिटायर हो चुका है भाई। ठीक है, अब वो उस पोस्ट पर नहीं है। ही कैन अटेंड एनी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद के भी किसी सदन को अटेंड कर सकता है, किसी भी सदन को कर सकता है अटेंड, बट वहां पर वोट नहीं कर सकता, क्योंकि एमपी तो नहीं है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं है ना, तो ये वोट कैसे कर पाएगा? इस वजह से। अब देखो इसको ये पावर्स क्यों दी गई हैं? क्योंकि पूरे देश भर में कोई भी केस चल रहा है, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ मामला हो, कल को सरकार उसके बारे में अगर पूछ दे, तो ये समझा सके सरकार को, सरकार की लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में, कि ये चल रहा है मैटर, और मुद्दा आगे इस तरीके से गंभीर हो सकता है, या ये केस किस तरीके से
टर्न लेगा आगे चलकर, वो समझा सकता है। इसी तरीके से पार्लियामेंट सेशन में बैठने की इसको पावर इस वजह से दी गई है कि ये सारी चीजें चुपचाप बैठ के सुन सकता है और ये ऑब्जर्व करता रहता है पार्लियामेंट में बैठकर कि जो सरकार है, सरकार के लिए क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत है। बाद में ये सरकार की नजर उन सारे पहलुओं पर डलवाता है कि आपने इस बात पर गौर नहीं किया, अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ये कर लोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। समझ गए बात को? इस वजह से इसको ये पावर दी गई है। जी हाँ, अभी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। अगला है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए आर्टिकल 324 है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 संविधान कायम में बताता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा? निर्वाचन आयोग। ये कौन है भाई? छुट्टी बोल रहे हैं? अच्छा, छुट्टी चाहिए। ये क्या वो वाला स्कूल है क्या जहाँ पे घंटी बजा दी और सारे बच्चे भाग गए? संविधान का आर्टिकल 324 हमें बताता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है? अरे बस 10 मिनट पढ़ लो यार, 10 मिनट पढ़ लो, नहीं तो घर आ जाऊंगा, समझ लेना फिर। इलेक्शन कमीशन भारत का एक होगा। ठीक है? अब ये जो निर्वाचन आयोग है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पूरे देश भर में चुनावों को सुचारू रूप से कंडक्ट कराना। ठीक है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 324 हमें बताता है कि ये संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि पूरे भारत देश में हर तरीके के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में करी गई थी। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है? नेशनल वोटर्स डे। देयर विल बी 3 मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखिए, अभी तक यूपीएससी, स्टेट पीएससी हम लोगों ने पढ़ लिया, वहां पर मेंबर्स का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यहां मेंबर्स का प्रावधान है। कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर्स का यहां पर प्रावधान है इलेक्शन कमीशन में। और इन तीनों में से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जैसे कि इस टाइम पर सुनील अरोड़ा है, राजीव कुमार है और सुशील चंद्र है। अब इसमें राजीव कुमार और सुशील चंद्र ये इलेक्शन कमिश्नर है और सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है? अशोक लवासा चले गए। अशोक लवासा ट्रांसफर हो गया ना, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गया ना, अभी कुछ टाइम पहले, करंट अफेयर में पढ़ाया था। ऑफिस पीरियड इसका क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस पीरियड भी 6 साल का होता है और इसकी रिटायरमेंट एज भी 65 साल होती है। अब यहाँ पर कुछ प्रावधान है, इनको समझो। ऑल मेंबर्स विल बी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके भी सभी मेंबर्स को भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। ऑल विल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। इनका रिमूवल भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस है, ये जो बाकी के 2 ईसी हैं, जैसे राजीव कुमार, सुशील चंद्र, इनको तो राष्ट्रपति रिमूव कर सकता है, लेकिन ये जो सुनील अरोड़ा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी पोस्ट को इम्पीचमेंट के तहत संरक्षित किया गया है। इसको राष्ट्रपति भी रिमूव नहीं कर सकता। इसको रिमूव करने के लिए आपको महाभियोग ही लाना पड़ेगा, इम्पीचमेंट ही लाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों किया गया? यूपीएससी के चेयरपर्सन को तो हटा सकता है राष्ट्रपति, इसके चेयरपर्सन को क्यों नहीं हटा सकता? इम्पीचमेंट क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, वो इस पोस्ट पर बैठा हुआ है, इसकी पोस्ट को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। देखो इसका काम क्या है? इसका काम है चुनावों को कंडक्ट कराना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आज की डेट में सुनील अरोड़ा है। ठीक है? मान लीजिए सरकार बोलती है कि भैया उस जगह पे थोड़ा ध्यान रखना, मेरा हिसाब किताब देख लेना। ठीक है? ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर, इसके ऊपर वीडियो मत बनाने लगना यार यूट्यूब पर, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है? हाँ, मान लीजिए सरकार बोलती है कि वहां पर यार देख लेना, मुझे वहां पर थोड़ा हिसाब किताब देख लेना। समझ गया ना? अब सुनील अरोड़ा कहते हैं नहीं, मैं तो अपने मन की करूंगा, मैं अपने मन की करूंगा, फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराऊंगा। उस केस में सुनील अरोड़ा क्या करते हैं? अपनी जिम्मेदारियों बखूबी निभाते हैं। अब इस केस में मान लो कोई भी सरकार है। ठीक है? कोई भी सरकार है, अगर इसकी पोस्ट को संरक्षित नहीं किया जाएगा, आप लोगों को पता ही है राष्ट्रपति, प्रैक्टिकली राष्ट्रपति किसकी तरफ टिल्टेड होता है? ज्यादातर हमारी सरकार की तरफ टिल्टेड होता है। ज्यादातर चांसेस में ऐसा होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। वो मैंने आपको बताया भी था कैसे होता है ये। ठीक है? प्रेसिडेंट वाली क्लास में। तो अब आप खुद बताओ कितना टाइम लगेगा? अगर इसको नॉर्मली रिमूवल कर सकता है राष्ट्रपति, इसको हटाने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 दिन लगेगा बस। ये बोलेंगे जाके भैया एक काम करो, इन्हीं को हटाओ सबसे पहले। ठीक है? कोई अपना व्यक्ति यहाँ पर लेकर आओ। क्लियर? ओके? तो क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है, ये सरकार बनने के लिए जो चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सही और सुचारू रूप से कंडक्ट हो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वजह से इस पोस्ट को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, वरना किसी को डर ही नहीं रहेगा इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के रिस्पेक्ट फिर कैसे करेगा कोई? इलेक्शन कमीशन को तो मोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा, वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएगा, तो पॉलिटिकल दबाव इसके ऊपर ना बनने पाए, इस वजह से। ठीक है?
विश्वेंद्र का कहना है इम्पीचमेंट टर्म डिस्क्राइब कर दीजिए। बेटा किया हुआ है मैंने, आप प्रेसिडेंट वाली क्लास देखो केवल, प्रेसिडेंट वाली क्लास देखना, सिर्फ मिल जाएगा। बहुत अच्छे से किया था, काफी टाइम लेकर किया था मैंने, रिपीट भी किया था। इन स्टेट इलेक्शन कमीशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर विल बी सिमिलर एज प्रेसिडेंट। जैसे कि इलेक्शन कमीशन में राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, रिमूवल कर सकता है, उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर्स की होती है। ठीक है, गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है और उनका रिमूवल भी कर सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, सिंपली। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, इलेक्शन कमीशन की। अभी हम लोग यहीं तक आज का रखेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, बुलबुल का पूछना है सैलरी। बेटा देखो ये सारे आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, इनकी सैलरी कैसे डिपेंड हो, किस बात पर डिपेंड करेगी, वो उनके पे स्केल पर करेगी ना, डिपेंड, पे स्केल पर डिपेंड करेगी ना, कि कितना एक्सपीरियंस है उन्हें। इनकी सैलरी ऐसे कैसे कर सकते हो, वो 5400 ग्रेड पे भी हो सकता है उस टाइम पे, वो 6200 ग्रेड पेपर हो सकता है, 6800 ग्रेड पेपर हो सकता है, जितने ग्रेड पेपर होगा उतनी सैलरी होगी। लेकिन हाँ ये मान लीजिए कि एक आईएएस अधिकारी मैक्सिमम करीब 2 लाख के आसपास सैलरी में जाता है अपने जीवन। सीएजी ही रह गया है, बस करवा दो खत्म ये पीडीएफ। भाई केवल सीएजी नहीं रह गया है, अभी फाइनेंस कमीशन कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन कौन करेगा, लिंग्विस्टिक ऑफिसर कौन करेगा, केवल सीएजी नहीं है, अभी काफी है। हाँ अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काफी है। एक मिनट रुको उदय, मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ, आपका कुछ डाउट था। सर जैसे क्या प्रोफेसर भी बन सकता है, तो क्या कुछ और भी सर के पोस्ट पर होते हैं, बन सकते हैं? जी हाँ, और भी प्रोफेसर के पोस्ट होते हैं। जी हाँ, अब से डेली की जो आपकी 3 बजे क्लास हो रही थी वो यही होगी, 12 बजे। और 3 बजे एक नया बैच आ गया है हिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जो कि आज 3 बजे से स्टार्ट है। कुगी का पूछना है सर प्रेसिडेंट की कार पर कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं होती है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की ही कार पे कोई नंबर नहीं होती है। ऐसा हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि इनकी गाड़ियों में नंबर नहीं रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेंड चला आ रहा है। और ये किस वजह से नहीं होता है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर नहीं रखा जाता है। एक्चुअली उसका रीजन क्या है कि जब ब्रिटिशर हुआ करते थे, ये चीज हम लोगों ने ब्रिटिशर से सीखी है। ठीक है, जब ब्रिटिशर हुआ करते थे तो, अब याद है हमारे क्रांतिकारी कुछ ऐसे थे जो कि समझ रहे हो ना, बम तमंचा लेकर चलते थे और वहीं पर कोई दिखा तो वहीं सल्टा दिया मैटर। तो ये ब्रिटिशर थोड़े खौफ में रहने लगे थे, तो ये क्या करते थे, ये अपनी गाड़ियों में नंबर नहीं डलवाते थे। समझ रहे हो बात को, कि कहीं नंबर से अगर पहचान लिया और वहीं रोक दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद, ये वहीं सटा के ठोक देते थे। तो इनको डर रहता था, तो ये इन्होंने नंबर डलवाने बंद कर दिए थे कि ये पहचान ना पाए हमें कि अंदर कौन बैठा हुआ है। समझ गया बात को? तो वही ट्रेंड चला आ रहा है आज भी, और पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनकी गाड़ियों में नंबर नहीं रखा जाता। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की फ्लीट जा रही है, उसमें 8 कारें हैं मान लीजिए, तो इन 8 कारों में किसी में नंबर नहीं रखा जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो नंबर नहीं रखा जाएगा। आपने हमेशा देखा होगा ये सारी गाड़ियां हमेशा खास ख्याल रखा जाता है बिल्कुल एक जैसी दिखे, उसमें जरा सा भी मार्क नहीं होना चाहिए, ताकि कोई फ्लीट में पहचान ना पाए। ठीक है, यही रीजन, एक जैसी गाड़ियों का काफिला होना। और उदय आपका क्वेश्चन कहाँ गया, काफी नीचे है क्या? अच्छा ये मिल गया। मैं हमने 12th में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए थे, ओके ठीक है, जिसका हमारे पास ओनली मार्कशीट है। ओके, एज अ प्राइवेट कैंडिडेट बट सनद भी मिला सर। ओके, क्या एसएससी डीवी में कोई इशू आएगा? नहीं, कोई इशू नहीं आएगा, रिलैक्स रहिए, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, आपके पास मार्कशीट है, आपके पास मार्कशीट है, ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला। क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो कि सनद नहीं देते हैं, सनद नहीं देते हैं, तो क्या उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है? मार्कशीट का होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा जैसे ग्रेजुएशन वाले एग्जाम है,